हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 51 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज के इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स रहते हैं आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, आज के स्मॉक सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से बना हुआ है और रात को 8 बजे टेलीग्राम चैनल पर क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है, तो आप क्विज़ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देखिए, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला थी चित्रा मुदगल। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और चित्रा मुदगल जो हैं, इन्हें किस रचना के लिए? अनवास नामक रचना के लिए। अनवास नामक रचना के लिए इन्हें वर्ष 2003 में व्यास सम्मान दिया गया। और व्यास सम्मान की स्थापना की अगर हम बात करें तो वर्ष 1991 में व्यास सम्मान की स्थापना हुई और ये सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है पूछा जा सकता है आपसे। तो किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। और साहित्य में भी केवल हिंदी साहित्य, याद रखना, केवल हिंदी साहित्य में व्यास सम्मान दिया जाता है। और सबसे पहली बार व्यास सम्मान किसे मिला था पूछा जाए आपसे, तो सबसे पहली बार व्यास सम्मान वर्ष 1991 ईस्वी में रामविलास शर्मा को मिला था। तो व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम महिला पूछा है यहाँ पे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रा मुदगल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, मानस वन्यजीव विहार स्थित है आपके असम राज्य में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और यह अभ्यारण्य यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। क्षेत्रफल की बात की जाए मानस वन्यजीव विहार की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1990 में की गई और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 950 वर्ग किलोमीटर। और वर्ष 1985 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। पूछा जाए कि जो मानस वन्यजीव विहार है इसको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब दिया गया, तो ये वर्ष था वर्ष 1985। और लेकिन 80 के दशक, वर्ष 1985 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। लेकिन 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के शुरू में बोडो विद्रोही गतिविधियों के कारण जो आपका मानस वन्यजीव विहार है इसको वर्ष 1992 में विश्व धरोहर सूची से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया था। और जून 2011 में से पुनः यानी फिर से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमगंगा नामक नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो देखिए, हिमगंगा नामक नदी जो है इसका उद्गम क्षेत्र है हेमकुंड साहिब। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हेमकुंड साहिब जो है ये किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है और ये सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। हेमकुंड झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने क्या की थी? तपस्या की थी। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है और लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी है यहाँ पर। और इस सरोवर से अलकनंदा की सहायक लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है। और यह झील कितने पर्वतों से घिरी हुई है? हेमकुंड जो झील है ये 7 पर्वतों से घिरी हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य
उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो देखिए पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव, इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर? गुवाहाटी में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुवाहाटी जो है ये किस राज्य में? असम राज्य में स्थित है। असम राज्य का ये सबसे बड़ा शहर है। और ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव का आयोजन असम राज्य में क्यों किया गया था? पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जौलजीबी मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जौलजीबी जो मेला है इसकी शुरुआत की गई वर्ष 1914 में। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? गजेंद्र बहादुर के द्वारा। गजेंद्र बहादुर ने इसकी शुरुआत की थी वर्ष 1914 ईस्वी में। और यह मेला किस जनपद में लगता है? पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ जनपद में काली व गोरी नदियों के संगम पर जौलजीबी नामक स्थान पर जौलजीबी मेले का आयोजन किया जाता है। और मार्गशीर्ष संक्रांति यानी 14 नवंबर को यह मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। और इसका उत्तरी दक्षिणी विस्तार 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है ये 2,933 किलोमीटर है। और उत्तरी सीमा चीन, नेपाल तथा भूटान देशों से मिलती है। ये ध्यान रखेंगे, भारत की जो उत्तरी सीमा है वो किन किन देशों से? चीन से, नेपाल से तथा भूटान देशों से मिलती है। भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है इसको क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। ये पॉइंट भी आपका महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए लोकटक जो झील है आपकी ये स्थित है किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य में स्थित एक झील है। और यह झील अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए काफी प्रसिद्ध है। जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है कुंदी। पूछा जा सकता है इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कुंदी कहा जाता है। और झील का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 280 वर्ग किलोमीटर है। और यह झील मणिपुर के मणिपुर राज्य के चूड़ाचांदपुर नामक जिले में स्थित है। और यह मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जिला है चूड़ाचांदपुर। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है आपके 16 अक्टूबर को। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत कब की गई? तो देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसकी शुरुआत की गई 25 दिसंबर सन 2000 को। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। और 25 दिसंबर को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी होता है। और इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस। और 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो काफी यूनिक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंडवानी नृत्य जो है इसका संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पंडवानी नृत्य को करने वाली प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो कौन है? वो है तीजन बाई पंडवानी नृत्य को करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और पंडवानी छत्तीसगढ़ का वह एकल नाट्य है जिसका अर्थ होता है पंडवानी अर्थात पांडव कथा यानी कि महाभारत की कथा। और ये कथाएं छत्तीसगढ़ की प्रधान, ध्यान रखेंगे ये जो कथाएं हैं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रधान और इसके अलावा प्रधान और देवार जातियों की गायन परंपरा है। और प्रधान जो है ये गोंड की एक उपजाति है। जबकि देवार की बात करें तो देवार एक घुमंतु जाति है।
जाती है आपकी देवार। अगला क्वेश्चन है आपका, नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह की रचना किसने की? नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह के रचनाकार हैं हिमांशु जोशी। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ख्याति प्राप्त साहित्यकार एवं पत्रकार हैं श्री हिमांशु जोशी, और इनकी उपन्यास, कहानी, कविता, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, नाटक और बाल साहित्य पर अब तक लगभग कितनी पुस्तकें? 37 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और इन्होंने लगभग 29 वर्ष तक साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र का संपादन भी किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? लहचारी जो है ये किस जनजाति का? थारू जनजाति का एक नृत्य है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा थारू जनजाति के जो लोग होते हैं ये खिचड़ी नामक नृत्य भी करते हैं, जो कि फाल्गुन पूर्णिमा से 8 दिनों तक मनाया जाता है। होली का जो त्यौहार है, इस अवसर पर ये लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं, जो कि फाल्गुन पूर्णिमा के 8 दिनों तक मनाया जाता है, फाल्गुन पूर्णिमा से। और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर क्या करते हैं? खिचड़ी नृत्य करते हैं। किस अवसर पर करते हैं पूछा जा सकता है, तो होली के अवसर पर थारू जनजाति के लोग खिचड़ी नामक नृत्य करते हैं। दशहरा, होली, दीपावली, माघ की खिचड़ी, कन्हैयाष्टमी और बजहर ये थारू जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। बजहर नामक जो त्यौहार है ये ज्येष्ठ या बैसाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेशन पसंद आ रहा है आप सभी को तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो एंड तक इस सेशन को आप फॉलो ज़रूर करें, और हो सके तो नोट डाउन करते रहें जो भी पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो अगला देखेंगे, प्रसिद्ध कौसानी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखिए, कौसानी जो स्थित है आपके, ये कोसी व गरुड़ नदी के संगम पर स्थित है, और कौसानी जो है ये बागेश्वर जनपद में स्थित है। बागेश्वर से लगभग 39 किलोमीटर पश्चिम में कोसी और गरुड़ नदियों के बीच पिंगनाथ पहाड़ी पर समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विशिष्ट पर्यटन नगर है कौसानी। और कौसानी का मुख्य जो आकर्षण है ये हिमालयी दर्शन है एवं सूर्योदय सूर्यास्त का दृश्य है यहाँ पे। और कौसानी का पुराना नाम पूछा जाए तो क्या इसका पुराना नाम था? बलना। बलना इसका पुराना नाम था, और कौशिक मुनि की तप स्थली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? कौसानी पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 35 सदस्य देशों की एक अंत सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1960 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। और अधिकांश OECD सदस्य उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्थाएं हैं। जो आपके आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD सदस्य हैं, ये उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनकी मानव विकास सूचकांक बहुत उच्च है, और विकसित देशों के रूप में ये माना जाता है। और भारत इसका सदस्य देश नहीं है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य देश भारत नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नारियल किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? नारियल जो है ये किस राज्य का? केरला का राजकीय वृक्ष है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। केरल की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में केरल की राजधानी है। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम केरल की ऐतिहासिक रूप से केरलम नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। केरल को ऐतिहासिक रूप से किस नाम से जाना जाता है पूछा जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से इसे केरलम के नाम से जाना जाता है, और यह दक्षिण भारत के मालाबार तट पर स्थित है। और नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत जो आपका मलयालम भाषी क्षेत्र को संयोजित करके केरल राज्य की स्थापना की गई थी। और राजकीय वृक्ष इसका क्या है? नारियल। राजकीय फूल पूछा जाए तो अमलतास जो है इसका राजकीय फूल है। राजकीय फल जो है कटहल है।
कटहल राजकीय फल है केरला का, और पशु जो है राजकीय पशु क्या है, भारतीय हाथी, और राजकीय पक्षी है धनेश, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाबलेश्वर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो देखिए महाबलेश्वर नामक जो स्थल है यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है। और लंबाई की बात करें इसकी, तो इसकी लंबाई प्रायः 1400 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की बात की जाए तो ये कहाँ से निकलती है, त्रियम्बकम पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा व सोन नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है। और गंगा नदी जो है ये आपके कहाँ से निकलती है, गंगोत्री या फिर गौमुख से निकलती है, ये सभी को पता ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेंदवा मेला किस जनपद में लगता है? तो देखिए गेंदवा नामक जो मेला है ये आपके उत्तरकाशी में लगता है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तरकाशी के नेटवाड़ में। उत्तरकाशी के नेटवाड़ में गेंदवा खेल में सिंगतुर पट्टी के जो लोग होते हैं ये कितने धड़ों में, 2 धड़ों यानी 2 भागों में विभक्त होकर मकर संक्रांति के अवसर पर गेंदवा खेल खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बख्शी व सिद्ध माता किसका प्राचीन नाम है? देखिए अभी भी सेशन जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है तो आप सभी लोग मिलकर शेयर कर दीजिए। काफ़ी मेहनत से ये सेशन बनाया जाता है आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप सभी लोगों को अपनी सक्सेस मिल सके। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही नई नई क्लासेस देखने के लिए आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। अगला है आपका, बक्सी व सिद्ध माता किसका प्राचीन नाम है? तो ये नानक मत्ता का प्राचीन नाम है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नानक मत्ता किस जनपद में? उधम सिंह नगर जनपद में सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, और इसके पास एक बांध भी है जिसका नाम क्या है, नानक सागर। नानक सागर बांध नानक मत्ता के पास ही स्थित है। और इसके नानक मत्ता में एक पीपल का वृक्ष है जिसे पंजा साहिब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कौसानी का पुराना नाम क्या है? तो अभी बताया मैंने, कौसानी का पुराना नाम क्या है, बलना। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, गहिर माथा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे महिर माथा हो गया है, गहिर माथा है इसका नाम, गहिर माथा वन्यजीव अभ्यारण्य ये स्थित है आपके ओडिशा राज्य में, यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गहिर माथा वन्यजीव अभ्यारण्य है ओडिशा में। गहिर माता वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में स्थित एक समुद्री अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखेंगे, एक समुद्री अभ्यारण्य है ये। और यह उत्तर में धामरा नदी, उत्तर में ये धामरा नदी के नदीमुख से दक्षिण में ब्राह्मणी नदी के नदीमुख तक विकसित है। और इसमें बंगाल की खाड़ी का कुछ भाग भी क्या है, सम्मिलित है। तो गहिर माथा वन्यजीव अभ्यारण्य है आपके उड़ीसा राज्य में, और ये एक समुद्री अभ्यारण्य है, ये पॉइंट पे आपको ध्यान में रखना है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।